हे गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास 12th की लिटरेचर की बुक विस्तास का चैप्टर नंबर 4 एंड द टाइटल इज द एनिमी। तो एनिमी का मतलब सबको पता है, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन और FOE फो का मतलब भी दुश्मन होता है। तो इस चैप्टर में जैसा टाइटल है द एनिमी, तो ये बताया गया है कि अमेरिका और जापान ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। दे वर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर, एक दूसरे से इनके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है इशू, प्रॉब्लम से एक दूसरे को लेकर। तो जब इन दोनों देशों के आपस में एक दूसरे से इशू होते हैं तो उसी बीच होता क्या है कि जो अमेरिका है और जो जापान है, इनके एक दूसरे से इशू होने की वजह से एक दूसरे को पसंद करते नहीं है। तो चैप्टर में जो हमारी राइटर है पल्स एस बक ये हमें ये बताती हैं कि हुआ क्या कि जब वर्ल्ड वॉर का टाइम तो जापान और अमेरिका दुश्मन तो थे ही एक दूसरे के। तो उस कंडीशन में एक बार एक ऐसी सिचुएशन हुई कि एक अमेरिकन सोल्जर जिसका नाम था टॉम, जो कि 17 इयर्स ओल्ड था, अमेरिकन सोल्जर जिसका नाम था टॉम जो कि 17 इयर्स ओल्ड था, वो एक जापानीज डॉक्टर को मिल जाता है एक अनकॉन्शियस स्टेट में। उसको बुलेट लगी होती है, मतलब जापानीज ने किसी एक जापानीज सोल्जर ने एक अमेरिकन सोल्जर जिसका नाम था टॉम उसको गोली मारी और वो गोली उसकी बैक में लगी, पीठ में लगी। तो वो समुद्र में होते हुए उसकी बॉडी फ्लोट कर रही थी और वो एक जापानीज डॉक्टर को मिल जाती है, एक जापानीज डॉक्टर को मिल जाती है। और जो डॉक्टर होते हैं उनका नाम होता है डॉक्टर सदाओ होकी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, जो हमारे चैप्टर की मेन थीम है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो डॉक्टर सदाओ होकी हैं, अगर वो इस पेशेंट को, इस टॉम को, इस अमेरिकन को जो कि उनका दुश्मन है उसको बचाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ट्रेटर कहलाएंगे। ट्रेटर मीन्स गद्दार, बिकॉज ही इज गोइंग अगेंस्ट हिज नेशन, वो अपने नेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो जापान के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन अगर वो इसको नहीं बचाते देन ही इज गोइंग अगेंस्ट हिज प्रोफेशन, अब वो अपने प्रोफेशन या आसान भाषा में ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या सदाओ होकी को उसको टॉम को बचाना चाहिए, उस अमेरिकन सोल्जर को बचाना चाहिए। इस डिलेमा मतलब कंफ्यूजन की स्टेट में सदाओ होकी क्या करते हैं, क्या होता है, तो ये अब हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन आपको मिल गया कि एक अमेरिकन सोल्जर है जो कि एक जापानीज डॉक्टर सदाओ होकी को मिल जाता है। अब सदाओ होकी डिलेमा में है कि भाई इसको बचाएं या ना बचाएं। बचाते हैं तो क्या होगा, ये अपने देश से गद्दारी करेंगे, और अगर नहीं बचाते तो ह्यूमैनिटी या जो इन्होंने डॉक्टरी के टाइम पर अपनी ओथ ली थी उसके अगेंस्ट जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स की जो आपको हर हाल में याद करने होंगे इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। तो जैसे पहला वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट इशू, वुंड और वाउंड, इसका मतलब होता है इंजर्ड। थर्ड है आपका स्टैगर का मतलब होता है जब आप एक अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, अचेतना, मतलब जब आपकी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं करती, तो हमारे जो हाथ पैर होते हैं वो हिलते हैं, वो बैलेंस में नहीं आते, दैट इज नोन एज स्टैगर। फोर्थ है आपका टेंड का मतलब होता है केयर, किसी की भी परवाह करना। नेक्स्ट है स्ट्यूपर का मतलब होता है अनकॉन्शियस। लास्ट है आपका ब्लंट को अगर हम आसान भाषा में बोले तो ब्लंट का मतलब होता है बदतमीज। लेकिन यहाँ ब्लंट का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो अपनी बात सीधे बोल देता है। चलिए बात करते हैं जल्दी से समरी की। तो समरी ऐसे शुरू होती है कि जो डॉक्टर सदाओ होकी होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो वो अपने पिताजी के साथ एक वुडन हाउस में रहते हैं, जो कि एक कोस्ट के किनारे है, एक समुद्र के किनारे पर है इनका घर, पेड़ों के आसपास। तो सदाओ होकी जब छोटे होते हैं तो ये अपने पिताजी के साथ कोकोनट ट्रीज पे चढ़ जाते हैं, वहां पर पाइन ट्रीज होते हैं उन पर चढ़ जाते हैं। तो ये अपने जो चाइल्डहुड है ये उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। कई बार होता ही है कि वहां से ना आइलैंड दिखाई देते हैं, तो अपने फादर से पूछते हैं, फादर ये जो आइलैंड है इनसे क्या पता लगता है? तो उनके फादर कहते हैं, बेटा दीज आर द फ्यूचर ऑफ जापान, ये जो आइलैंड बने हुए हैं ना सी में, ये जापान के फ्यूचर है। तो वो पूछते हैं पापा कैसे, सदाओ की पूछते हैं पापा कैसे? तो पापा कहते हैं बेटा इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव द आंसर फॉर दैट, बट फॉर श्योर दे आर द फ्यूचर ऑफ जापान, लेकिन ये फ्यूचर जरूर है जापान के। तो सदाओ होकी की जो बॉन्डिंग होती है अपने फादर से वो बहुत अच्छी होती है। और इनके जो फादर होते हैं सदाओ होकी के, बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही डिसिप्लिन, वेल मैनर्ड, एटिकेट वाले, एथिक्स वाले, वैल्यूड वाले, प्लस जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ऑर्थोडॉक्स।
ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादी, जो अपने ही ट्रेडिशन में रहते हैं। मतलब जापान, ना जापान से आगे कुछ ना जापान से पीछे कुछ, जो करना है जापान के लिए करना है, मरना है तो जापान में मरना है। प्लस वो ये चाहते हैं कि जो सदाओ होकी है वो बड़ा होकर एक बहुत अच्छा सर्जन बने, एक बहुत अच्छा डॉक्टर बने। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जब 22 इयर्स की एज हो जाती है सदाओ होकी की, तो वो उनको ड्रग्स वगैरह के बारे में पढ़ाई करने के लिए, मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका भेज देते हैं। बिकॉज देयर वॉज टेक्नोलॉजी देयर, तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है अमेरिका में, तो कहते हैं बेटा जाओ वहां पढ़ाई करो। 8 साल बाद जब ये वापस आते हैं डॉक्टर सदाओ होकी, तो ये एक बहुत अच्छे सर्जन प्लस एक साइंटिस्ट बने हुए आते हैं। सर्जन तो इसीलिए बनते हैं क्योंकि पढ़ाई करके आते हैं, अपने डॉक्टर बन जाते हैं अच्छे, लेकिन साइंटिस्ट भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि एक डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं। उस डिस्कवरी में होता यह है कि हम किसी के वुंड को, हम किसी की इंजरी को किस तरीके से बहुत जल्दी से उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये उसकी स्टडी करके आते हैं, एक नई चीज खोज करके आते हैं। स्कॉलर होते हैं, स्कॉलर का मतलब होता है जो नई चीजों को खोज करते हैं, तो साइंटिस्ट बन जाते हैं। क्योंकि ये एक नई चीज खोज करते हैं कि कैसे हम किसी के वुंड को, किसी के हम इंजरी को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से ठीक कर सकते हैं। अब होता यह है कि जो सदाओ होकी होते हैं, जब ये अमेरिका जाते हैं ना, तो अमेरिका में इनके साथ कुछ इंसिडेंट होते हैं जिनको ये बताते हैं अपने बारे में। ये कहते हैं कि जब मैं अमेरिका पहुंचा तो वहां पर जो द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर अ जापानीज इन अमेरिका वाज टू फाइंड अ होम, वाज टू फाइंड द शेल्टर। तो एक जापानीज में था, अमेरिका की दुश्मनी थी ही जापान से। मैं वहां पढ़ाई करने गया तो पहली बात तो मुझे वहां लोग पसंद नहीं करते थे, बहुत कम लोग पसंद करते थे। और दूसरी चीज, मुझे वहां पर शेल्टर की बड़ी दिक्कत हुई, मतलब वहां पर रूम लेने में बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन जो एक आंटी थी जिन्होंने मुझे रूम दिया, वो कई बार मुझसे थोड़ा अजीब से बात करती थी, ब्लंटली बात करती थी, लेकिन मैं आज तक उनका थैंकफुल हूँ। आज तक मेरे अंदर उनके लिए इनग्रेटिट्यूड है। वर्ड याद रखना, इनग्रेटिट्यूड। इनग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि मैं आज भी उनका आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एटलीस्ट रहने के लिए घर तो दिया था। इसके अलावा वो बताते हैं कि जब मैं वहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई मेट अ लेडी हुज नेम वाज हना। मुझे एक लेडी मिली जिनका नाम था हना, और ये वो लेडी थी जिनको देखकर मुझे प्यार हो गया। आई फॉल इन लव विद हर एंड आई थॉट शी इज एन अमेरिकन। वो शक्ल से जापानीज नहीं लगती थी, वो छोटी छोटी आंखों वाली नहीं थी, तो मुझे लगा ये जापानीज नहीं है, ये अमेरिकन है। लेकिन जब हमारा कोर्स खत्म होने वाला था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज, आई केम टू नो कि हाँ भाई ये जापानीज है। तो मैंने उनको प्रपोज किया और हमारी शादी हो गई। अब इनके बाद होते हैं इनके तीन बच्चे। अब ये बताती हैं कि जो कैरेक्टर स्केच था इनके फादर का, वो यहाँ पर मेंशन है, स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे, सीरियस थे, ऑर्थोडॉक्स थे, और लास्ट जो आपका फ्यूचरिस्टिक थे। और अगर कैरेक्टरिस्टिक आता हना का, जो इनकी वाइफ है, तो वो बहुत केयरिंग थी, बहुत लविंग थी, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ही मैच्योर थी। अब होता यह है कि जो सदाओ होकी होते हैं, वो उस टॉम विलियम्स को, पूरा नाम होता है टॉम विलियम्स, तो उस अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में लेके आ जाते हैं। अब जब वो अपने घर में लेके आते हैं, तो जो भी उनके नौकर वगैरह होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, मेड होती है, मेड का नाम होता है यूमी, YUMI, यूमी। तो जो मेड वगैरह होती हैं, वो पता क्या कहती हैं कि सर आप इसको अंदर लेकर आ गए, वैसी इतनी दिक्कत चल रही है, और ये अमेरिकन है, आपने इसका फेस देखा कितना सफेद है, और आपने इसकी कैप देखी उसपे US नेवी लिखा हुआ है, उसके बाद भी आप इसको अंदर लेके आ गए। सर इसको आप छोड़ दो, वरना लोग हमें बोलेंगे वी आर द ट्रेटर्स, कि हम तो गद्दार हैं, हम तो अपने देश के साथ गलत कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं अपने देश के साथ। अब इस टाइम सदाओ होकी के दिमाग में बस एक चीज चल रही होती है, द ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। The oath that I had taken at the time of doctory, I have to keep with that. मतलब जो मैंने शपथ ली थी डॉक्टरी के टाइम पे, अब मुझे उस शपथ पे स्टैंड करना है, मजबूरी नहीं है, मुझे करना है, बिकॉज ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। तो वो उसको लेकर आ जाते हैं, और वो उसको लेकर कहाँ जाते हैं, अपने फादर के रूम में, जो कि कई सालों से बंद था। तो उनके फादर की एक बहुत फेवरेट मैट होती है, वो उसको वहां पर लेटा देते हैं, और अपनी वाइफ से और बाकी सर्वेंट से बोलते हैं गर्म पानी लेकर आओ, तौलिया लेकर आओ, एनेस्थीसिया लेकर आओ। तो सारे काम पे लग जाते हैं जल्दी जल्दी। इतने में जो 2-3 लोग होते हैं, गार्डनर वगैरह जो होते हैं, वो कहते हैं जी हम तो जा रहे हैं। तो बहुत सारे इनके जो नौकर्स होते हैं वो सब छोड़ के चले जाते हैं। यूमी मेन एक अच्छा कैरेक्टर है, जो इनके बच्चों की देखभाल करती थी, खाना वगैरह बनाती थी, तो वो भी जो होती है आखिर में वो भी छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसको भी डर लगता है कि भाई ऐसा ना हो बाद में पुलिस मुझे पकड़ ले कि भाई मैंने आई हैड गिवन शेल्टर टू एन एनिमी ऑफ आर्स, हमने अपने ही किसी दुश्मन को शरण दी थी, अपने ही दुश्मन को घर में हम लेकर आए थे। तो ये सब चले जाते हैं। अब इतने में होता क्या है, सदाओ होकी सोचते हैं यार क्यों ना मैं
जनरल टाकिमा को बताऊं। अब चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर प्लस सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टर बताइए जनरल टाकिमा का। तो जनरल टाकिमा जो थे ये आर्मी के चीफ थे और ये बहुत ही ग्रीडी, लालची, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही टायरेंट, डिक्टेटर और आप सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं बहुत ही सेल्फिश आदमी थे। ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब वॉर शुरू होता है ना तो सदा होकी को भेजते नहीं है ट्रूप्स पर। ये सदा होकी को आर्मी के साथ नहीं भेजते कि आप जाओ उनकी देखभाल करना। क्यों? क्योंकि ये खुद गॉल ब्लैडर की, अपने लीवर की सिचुएशन से बहुत परेशान होते हैं और इनको इतना पता होता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है देन सदाओ होकी इज द लास्ट होप। सदाओ होकी ही वो बंदा है जो मुझे जिंदा रख सकता है, जो मेरी सर्जरी करके मुझे ठीक कर सकता है। तो जो मेरे गॉल ब्लैडर में इश्यू है उसको सदाओ होकी ठीक कर सकता है। तो सदाओ होकी को जाने नहीं देते क्योंकि उनको अपनी दिक्कत होती है इसी वजह से। अब यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो जनरल है, जनरल टाकिमा, इसने अपनी चक्कर में डॉक्टर को आर्मी के साथ नहीं भेजा। तो सोचो कितना कितना लालची, कितना सेल्फिश आदमी है जनरल टाकिमा। अब होता ये है कि जो सदाओ होकी होते हैं वो ले आते हैं उसको, सोल्जर को, और वो ये सोचते हैं क्यों ना अब मैं काम करता हूं, मैं इसकी अब भाई अब मैं ले तो आया ही हूं। और वो अपनी एक्सपर्ट फिंगर्स से ये पता लगा लेते हैं, वर्ड एक एक्सट्रैक्ट आता है एक्सपर्ट फिंगर्स, तो अपनी एक्सपर्ट फिंगर से वो ये पता लगा लेते हैं कि इसको बंदे को गोली लगी है और गोली के साथ साथ वो गोली ने पत्थर में टकराने के बाद टेढ़ी हो गई, टिल्ट हो गई, थोड़ा सा अंदर घुस गई है वो। तो वो उस गोली को निकालते हैं और 4-5 दिन बाद जो टॉम है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। बाकी उसके चेहरे पर बहुत सारे स्कार्स रह जाते हैं, रेड स्कार्स, निशान जो होते हैं वो रह जाते हैं, और वो धीरे धीरे स्टैमर करते करते वो बोलना शुरू कर ही देता है। उसको बार बार यही लगता है टॉम को, कहीं ये मुझे पुलिस में तो नहीं दे देगा, कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगा। वो बीच में पूछता भी है क्वेश्चन, लेकिन एक बहुत ही एंग्री वे में, एक बहुत ही रूड वे में। तो सदा होगी ज्यादा उसको एंटरटेन नहीं करते, वो बस उसकी टेक केयर करते हैं कि हाँ भी तू चल फिर अपना घूम। अब होता ये है कि जब ये मेल लिखते हैं सदा होकी जनरल टाकिमा के लिए, वो उसमें ये लिखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बंदा मुझे मिला, मैंने उसको अपने घर पे जगह दी, अब आपको क्या करना है आप कर लो। मैंने एक तरफ से ह्यूमैनिटी भी निभा दी और अब मैं एक पैट्रियट भी हूँ, मैं एक देशभक्त भी हूँ, मुझे अपने देश के बारे में भी सोचना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इतने में होता क्या है, जब मेल लिख ही रहे होते हैं, उसको सेंड करने वाले होते हैं, इतने में एक पुलिस वाला आ जाता है इनके घर पे। तो सब लोग डर जाते हैं कि भैया अब आ गया पुलिस वाला, अभी ले जाएगा मैं अपने साथ जेल में, इसे पता लग गया है। लेकिन वो पुलिस वाला आता है और कहता है कि सर आप जल्दी चलिए और जनरल टाकिमा आपको बुला रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब है। अब सदा होगी जनरल टाकिमा के पास जाते हैं, उनको दवाई वगैरह देते हैं, मेडिसिन वगैरह देते हैं और ये बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे है, और एक टॉम विलियम्स नाम का अमेरिकन सोल्जर है जिसकी कैप पर मैंने यूएस नेवी देखा, वो एक व्हाइट मैन है, उसके गोली लगी थी, मैंने उसकी गोली निकाल दी, मैंने उसको ठीक कर दिया है, ठीक इन द सेंस वो अब थोड़ा सा होश में आ गया है। अब मुझे बताइए मुझे क्या करना, मैंने ह्यूमैनिटी निभा दी और आपको बता के मैंने नेशनैलिटी भी निभा दी है। तो जनरल टाकिमा क्या कहते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मुझे पता है तुम एक सच्चे देशभक्त हो, इतनी मुश्किलें चल रही है लेकिन तुम तब भी मेरे पास आते हो, मेरी देख रेख करते हो, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों की तुम देख रेख करते हो, तो यू आर अ ट्रू पैट्रियट, तुम परेशान मत हो, आई डू समथिंग। तो कहता सर आप क्या करेंगे, कहता आई विल सेंड फ्यू असैसिन्स और मर्डरर्स। मैं ना कुछ असैसिन्स का मतलब होता है मर्डरर्स। बेसिकली मैं आपको बताऊं असैसिन्स का मतलब होता है जो किसी एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी से या पर्टिकुलर बंदे से परेशान होते हैं ना, उनको हम असैसिन्स कहते हैं। तो जैसे आप एक आसान भाषा मान सकते हैं गांधी जी, तो गांधी जी को मर्डर नहीं करा गया, गांधी जी को किल नहीं करा गया, गांधी जी को सिले नहीं करा गया, गांधी जी को एसेसिनेट करा गया था। एसेसिनेट एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से, एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को, जैसे इंदिरा गांधी जी के साथ भी हुआ था। तो हुआ ये कि वो कहता है मैं असैसिन्स भेज दूंगा, मैं मर्डरर्स भेज दूंगा। वो कहता है बहुत अच्छा, बढ़िया, आप भेज देना। तो वो कहते हैं तुम अपना गेट खुला रखना गार्डन वाला, और मैं वहां से उनको अंदर भेज दूंगा, उनको बता दूंगा मैं। वो कहते हैं ठीक है जी। अब सदाओ होकी जो होते हैं चले जाते हैं। जब सदाओ होकी अपने घर जाते हैं तो पहले दिन वेट करते हैं कि मर्डरर्स आज रात को आ जाएंगे। तो उस दिन बहुत हल्की हवा चलती है लेकिन कोई नहीं आता। नेक्स्ट रात को फिर वेट करते हैं, थोड़ी सी बारिश होती है, हल्की सी आंधी होती है, तब भी कोई नहीं आता। थर्ड डे आंधी तेज होती है और बारिश भी तेज हो जाती है, तब भी कोई नहीं आता। मतलब आप अब ऐसे समझे है अमेन है, OMEN, अमेन का मतलब होता है अपशगुन। जैसा ये सर्वेंट्स भी कह रहे थे कि सर आपने इसको बुला लिया तो और मुसीबत आएंगी, तो इसी तरीके से ये भी एक अमन है कि पहले हल्की बारिश, फिर थोड़ी और तेज बारिश, फिर और तेज बारिश। तो अब होता यह है कि
अब जैसे ही ये 3 दिन वेट करते हैं, कोई नहीं आता, तो सदा होगी सोचते हैं कि यार अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना यार ये जनरल तो मुझे ही मरवा देगा। ये कह तो रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसने कुछ करा ही नहीं आता, एक भी दिन नहीं आया मर्डर्स। तो ये उससे कहते हैं कि भाई अब एक काम कर, मैं तेरे लिए कोरियन बोट अरेंज करा रहा हूं जो तुझे अमेरिका के बॉर्डर यानी जापान और अमेरिका के बॉर्डर पे छोड़ देगी। आफ्टर दैट यू हैव टू डील विद योर सेल्फ, यू हैव टू कोप ऑल द सिचुएशन बाय योर सेल्फ। जो डील करना है, जैसे डील करना, जो प्रॉब्लम्स है अपने आप देखिए। मैं तुझे एक बोट अरेंज कराता हूँ, फिशिंग बोट होगी कोरियन, उसमें बैठ, खाने को दूंगा, लेकिन आग नहीं जलाना, खाने के लिए आग मत जलाना, कच्चा ही खाना, अदरवाइज यू विल बी कॉट। और ये उसको जापानीज की ड्रेस देते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस, और एक कपड़ा देते हैं ब्लैक कलर का अपने सर पर लपेटने के लिए, और इसको भेज देते हैं। और उसके हाथ में देते हैं फ्लैश लाइट। कहते हैं जब आप सही सलामत पहुंच जाओ तो आप इस फ्लैश लाइट को, इस टॉर्च को 2 बार ब्लिंक कर देना। यहां से मैं एक बार ब्लिंक कर दूंगा, इसका मतलब मुझे आपका मैसेज मिल गया और आपको मेरा मैसेज मिल गया। तो अगले ही दिन, उस दिन आराम से सोते हैं, ये बहुत दिनों बाद आराम से सोते हैं। इसके बाद वो टॉर्च ब्लिंक कर देता है, वो पहुंच जाता है सही सलामत, यहां पर ये पहुंच जाते हैं। अब होता ये है, सदाओ की जाते हैं जनरल के पास। इसी बीच में जो सर्वेंट्स वगैरह वो सारे वापस आ जाते हैं, और वो जितनी भी साफ सफाई होती है, सल्फर वगैरह अपना जो भी इनके पास मटेरियल होता है, उससे पूरे कमरे को साफ कर देते हैं। मतलब दे डू नॉट इवन लीव अ सिंगल एविडेंस, वो कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ते हाँ यहाँ पर कोई अंग्रेज आया था या अमेरिकन आया था। अब जब ये जनरल के पास जाते हैं तो जनरल से कहते हैं कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उन मर्डरर्स को भेजा, और मुझे तो पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब में टॉम विलियम्स को, उस अमेरिकन सोल्जर को मार दिया। अब जनरल ने भेजा तो था ही नहीं, तो जनरल कहता है मैंने भेजा था, माई डियर सदाओ, आई हैड फॉरगॉटन एंड आई एम सॉरी दैट आई कुडंट स्टैंड बाय माई प्रॉमिस। मैं माफी चाहता हूं, मैंने उनको नहीं भेजा या मैं अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं कर पाया, तो मैं बहुत तहे दिल से तुमसे माफी मांगता हूं। वो कहता सर आप क्या बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप, आपने अगर उसको भेजा ही नहीं है तो फिर वो गया कहां। अब इसका मतलब आप तो मुझे फंसवा दोगे। अब इनडायरेक्टली उनको ब्लेम कर रहा है, सदा हो कि इनडायरेक्टली इनको ब्लेम करता है टाकिमा को। वो कहते हैं ना तुम परेशान मत हो, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं आई, बिकॉज आई एम हियर। आपने मेरे लिए इतना कुछ करा है तो मैं भी आपके लिए बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, आप परेशान मत हो। वो मैं अपने तरीके से उस प्रिजनर को निकलवा लूंगा, उस अमेरिकन सोल्जर को मैं ढूंढ लूंगा, और आप बिल्कुल परेशान मत हो। इसके बाद सदा होकी की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, और एट लास्ट वो ये सोचते हैं कि क्या मुझे उस अमेरिकन सोल्जर को मार देना चाहिए था, मैंने उसको बचा लिया, ठीक, मैंने ह्यूमैनिटी की सर्व कर ली, मैंने जनरल टाकिमा को बता दिया, मैंने नेशनलिटी भी निभा ली। लेकिन क्या बीइंग ए जापानीज सोल्जर, जापानीज पर्सन, जापानीज सिटीजन, शुड हैव आई किल्ड दैट पर्सन, क्या मुझे उसे मारना चाहिए था? ये क्वेश्चन एट लास्ट उनके दिमाग में रह जाता है। अब दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म, और एक्सट्रैक्ट्स, वर्ड मीनिंग्स, कैरेक्टर स्केच वो सारे साथ में आपको बता ही दिए गए हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट।